हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने और आपने बात पूरी तरह से कर ली थी कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग था और उम्मीद करता हूं कि मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको समझा पाया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे पिछले वीडियो में चूंकि हम लोग पूरी तरह से बात कर ही चुके हैं कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और पेपर में जब भी ये वाला लॉन्ग आएगा तो फिर आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये लघु बीजाणु जनन वाला क्वेश्चन हो चुका था। अब अगर इसकी हम एक लाइन की परिभाषा की बात करें तो जरा ध्यान देंगे, हमने आपको परिभाषा उस समय याद करवा दी थी कि पराग कोश में, याद आ गया होगा शायद, तो साथ दे मेरा, कि पराग कोश में पराग कणों का बनना क्या कहलाता है बेटा? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। लघु बीजाणु जनन इसलिए कहते हैं क्योंकि पराग कणों को हम लोग और क्या नाम देते हैं? लघु बीजाणु नाम देते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? तो परिभाषा क्या बनी कि पराग कोश में पराग कणों का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में क्या हुआ था कि हमने आपके सामने बना दिए थे 4 परागकण, याद आ गया होगा, क्योंकि परागकण कितने बनते हैं? 4-4 के समूह में बनते हैं, याद रखें। तो एंड यहां पे हुआ था कि जो परागकण बने थे वो कैसे बने थे बेटा? बन चुके थे अगुणित टाइप के, लेकिन कैसे बने थे? एक समूह के रूप में बने थे। ठीक है, एक समूह के रूप में बने थे और ये समूह था बेटा 4 का। मतलब कितने परागकण थे एक समूह में? तो याद रखना 4 परागकण थे। और 4 परागकणों के समूह को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो तुम्हें बताया था मैंने, उसको हम लोग नाम देते हैं चतुष्क। चतुष्क इंग्लिश में बेटा कहते हैं इसको हम लोग टेट्राड। अब समझो मेरी बात, जो समूह बना तो परागकण अगर अकेला है तो क्या कहलाएगा? परागकण। लेकिन अगर वो 4-4 के समूह में है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चतुष्क बोलते हैं। अब याद रखें कि पेपर में क्वेश्चन बन जाता है आपके बोर्ड में कि चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं। याद करें, मैंने क्या बोला? पेपर में क्वेश्चन बनेगा चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं, मतलब ये जो 4 परागकण है ये कितने कितने टाइप से चिपके हुए हैं। ठीक है, अब जरा बात समझना मेरी। तो बेटा आपको बताना चाहेंगे कि मेन जो है, जो मुख्य आपके पेपर में है, वो बेटा 5 दिए गए हैं। ठीक है, तो 5 प्रकार के होते हैं चतुष्क। अब समझो बात को। सबसे पहले तो मैं नाम लिख रहा हूं एक एक करके, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला कि बिल्कुल बम के गोलों जैसे ये नाम होते हैं बेटा। ठीक है, एकदम भयंकर वाले। लेकिन हमारा और आपका एम क्या था वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि सीट चाहिए, वो भी रेस्पेक्टेड, और जीवन भर दुआएं चाहिए। तो उसके लिए हमें अभी ये मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, पहले नंबर पे प्रकार होता है, नाम याद करें, चतुष्फलकीय चतुष्क। पहला क्या है दोस्तों? चतुष्फलकीय चतुष्क। ये है पहला प्रकार। किसका? चतुष्कों के प्रकार में पहला प्रकार है। देखो, जो 4 परागकणों का समूह क्या कहला रहा? चतुष्क। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं चतुष्क के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो प्रकार में पहला वाला क्या नाम आ गया बेटा? पहला चतुष्फलकीय चतुष्क। अब आ जाइए नंबर 2 पे। तो दूसरा वाला होता है समद्विपार्श्व। नाम याद करें, समद्विपार्श्व चतुष्क। यह है दूसरा, समद्विपार्श्व चतुष्क दूसरा हो गया भाई। ठीक है, अब आ जाओ नंबर 3 पे। तीसरा वाला होता है क्रॉसित प्रकार चतुष्क। याद करें, क्रॉसित प्रकार चतुष्क। यह है तीसरा टाइप। ठीक है, 3 हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ऊपर के भी दोनों याद हो गए होंगे, ये भी पढ़ लिया होगा आपने। अब आ जाइए नंबर 4 पे। चौथा वाला होता है रेखीय, या इसको हम लोग एक और नाम देते हैं रेखित चतुष्क। ठीक है, तो रेखीय या रेखित चतुष्क। ठीक है भाई, 4 हो चुके। और नंबर 5 पे आ जाएंगे। 5वां वाला होता है टी आकार चतुष्क। टी आकार चतुष्क। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5 नाम आपको अब क्लियर हो चुके होंगे। एक बार पूरे मन से मेरे साथ 5 नाम को बोल दो। पहला वाला क्या लिखा? चतुष्फलकीय चतुष्क। दूसरा क्या लिखा? समद्विपार्श्व चतुष्क। तीसरा क्या लिखा हुआ? क्रॉसित प्रकार चतुष्क। चौथा देखें रेखीय या रेखित चतुष्क। और 5वां लिखा है टी आकार चतुष्क। ठीक है दोस्तों, तो अब एक एक करके जानते हैं कि आखिर ये कैसे चतुष्क हैं। तो जरा समझें बात को। सबसे पहले तो इस तरह से हम अगर एक डायग्राम बनाएंगे, जरा समझें मेरी बात को। ये मैंने केंद्रक बनाया है बीच में जो बना हुआ है। ठीक है,
तो यहां पे आपको नजर आ रहे होंगे अभी 3 परागकण। कितने परागकण चिपके हुए हैं? 3, 1 2 3। और इमेजिन कर लीजिए, थोड़ा 3D सोचिए, एक इसके पीछे भी बना होगा, है ना। तो बेटा अब बोर्ड तो हम उखाड़ नहीं पाएंगे, समझ में आ रही बात। तो कुल मिलाकर अपने मन में सोच लो, इमेजिन कर लो कि इसके एक पीछे होगा। तो इस तरह से कितने परागकण हो गए? 4। अब चूंकि हमें बोर्ड में समझना, तो हम समझ तो लिया, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? बोर्ड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता है सचित्र वर्णन कीजिए। तो चित्र तो आपने बना दिया, और वर्णन कहां से करोगे? तो समझो मेरी बात को, मेरे साथ बोलो कि ऐसा चतुष्क जिसमें चारों परागकण अलग अलग फलकों के रूप में चिपके होते हैं। ठीक है, फलक क्या होता है? तो ऐसे समझो, जैसे आप लोग खेलते होंगे, लूडो खेलते होंगे आप लोग, तो लूडो में जो एक डाइस होता है ना, पासा, जिसको आप इस तरीके से फेंकते हैं, तो उसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो वो उनको बोलते हैं साइड या फलक। इसी तरीके से वहां पे कितने होते हैं? 6 फलक। यहां पे कितने हैं? 4। तो परिभाषा क्या बन गई? ऐसा चतुष्क जिसमें चारों परागकण 4 अलग अलग फलकों के रूप में पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय चतुष्क कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, अब आगे आ जाओ। दूसरा क्या लिखा बेटा? समद्विपार्श्व चतुष्क। अब ये कैसा होता है? तो जरा ध्यान दो, एक प्लस बना दो बड़ा सा, और एक परागकण ये हो जाएगा, दूसरा ये वाला परागकण, तीसरा ये परागकण, और चौथा वाला ये। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा। चूंकि देखो, मैं तुम्हें रटवाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें समझा दूंगा। अब ध्यान देना, परिभाषा क्या बनी कि ऐसा चतुष्क जिसमें चारों परागकण एक साथ, है कि नहीं? है तो यहां पे भी एक साथ, लेकिन यहां पे कैसा है? एक साथ में। कैसा एक साथ है कि 2 एक साथ है, या 2 एक साथ, मतलब एक बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में। तो चारों परागकण एक साथ व्यवस्थित क्रम में चिपके होते हैं, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समद्विपार्श्व चतुष्क कहते हैं। फिर से बोलो, ऐसा चतुष्क जिसमें चारों परागकण एक साथ क्रम में चिपके होते हैं, तब इसे समद्विपार्श्व चतुष्क कहते हैं। तो ये 2 हो गए। अब आ जाओ नंबर 3 पे। तीसरा क्या लिखा हुआ है? क्रॉसित प्रकार चतुष्क। अब इसको समझो। अब क्रॉसित कैसा होता है? तो देखो जरा, उल्टा टी बना लो। एक तो ये हो गया परागकण, माफी चाहता हूं, दूसरा परागकण ये हो गया, और तीसरा परागकण ये वाला हो गया। असल में आजकल बारिश का मौसम है दोस्तों, और बारिश के मौसम में आप तो जानते ही हैं कि कभी कभी अपने सेंटर से लौटते समय भीग जाते हैं, तो ये छींकें और ये खांसी सब चीज़ें होती रहती हैं। उम्मीद करता हूं आपने माइंड नहीं किया होगा, और माइंड किया है तो फिर कोई बात नहीं भैया, अच्छी बात है, हम अब दवाई खा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। चलो फिलहाल मजाक एक तरफ है, अपने पॉइंट पे आ जाओ। तो क्या बोला कि क्रॉसित प्रकार चतुष्क, इसका मतलब क्रॉस। अब मेरी बात को समझो, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ये 2 परागकण है, एक ये, और मेरा एक हाथ ये, यहां पे भी 2 परागकण है। तो देखो जरा, ये क्रॉस में चिपके हुए, देखो जरा क्रॉस में इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 तो ये एक साथ हो गए, और ऐसे ही 2 ये होंगे। मतलब एक तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक इसके पीछे भी होगा। वही 3D सोचो, 2 ऐसे हैं इस तरीके से लगे, और 2 इस तरह से लगे हुए हैं, और 2 इस तरह से लगे हुए हैं, देखो इस तरह से। तो जब 2 परागकण बचे 2 परागकण के साथ क्रॉस के रूप में चिपके होते हैं, तब ऐसा चतुष्क क्रॉसित प्रकार चतुष्क कहलाता है। फिर से समझो, क्या बोला? जब 2 परागकण बचे 2 परागकण के साथ क्रॉस के रूप में चिपके होते हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉसित प्रकार चतुष्क कहते हैं। क्लियर हो गई यहां तक की बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है? रेखीय या रेखित चतुष्क। उम्मीद करता हूं ये आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि एक परागकण ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये है, और चौथा ये है। देख रहे हैं आप लोग, एक रेखा में है, क्योंकि नाम ही क्या है? रेखीय या रेखित। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसा चतुष्क जिसमें चारों परागकण एक रेखा में चिपके होते हैं, उसे रेखीय या रेखित चतुष्क कहते हैं। क्लियर हो गई यहां तक? अब आ जाइए आगे नंबर पे। अगला क्या लिखा हुआ दोस्तों? टी आकार चतुष्क। उम्मीद करता हूं ये भी आप लोग नाम से समझ ही गए होंगे। तो यहां पे क्या होगा कि जो चारों परागकण चिपके होंगे बेटा, वो चिपके इस तरीके से होंगे कि तुम्हें टी जैसा लग रहा होगा देखने में। देखो जरा, ये टी जैसा नजर आ रहा है तुम्हें। तो परिभाषा क्या बन गई? समझ गए होगे कि ऐसा चतुष्क जिसमें चारों परागकण टी आकार के रूप में चिपके होते हैं, उसे हम टी आकार चतुष्क कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर परिभाषाएं आपको जाननी है तो फिर वही वाली बात,
कि आपको इसके नोट सेक्शन में जाकर पूरे नोट्स, बिल्कुल स्टडी मटेरियल में एक एक नोट्स आपको मिल जाएगा। बस यहां पर आपको बातें समझनी है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर एक बार बात समझ ली तो बायो या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने जाना कि जो परागकण का समूह था 4 का, उसको क्या नाम दिया था? चतुष्क नाम दिया था। चतुष्क कितने प्रकार का होता है? तो आपने जाना कि 5 प्रकार का होता है। अब एक प्रश्न बनता है कि क्या ये चारों परागकण हमेशा चिपके रहेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई, परागकण तो मुक्त भी होते ना भाई। आगे जाके आप एक प्रोसेस पढ़ोगे, वैसे आपने नाम सुना होगा परागण प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया पढ़ोगे? परागण, जिसको हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। तो वहां पे तो एक ही परागकण चाहिए होता है। तो अब एक चीज सोचो, वो परागकण मुक्त भी तो होगा। तो उसके लिए अब मैं आपको एक नोट डलवाना चाहता हूं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये। नोट 500 रुपए वाला है। ठीक है, इतना जरूरी है। 2000 वाला और जरूरी होता तो मैं बताऊंगा आपको, फिर भी 500 रुपए का तो ये नोट है ही है। अब समझो मेरी बात को, क्या है ये नोट? देखो, मान लो कि ये एक चतुष्क है, मान लो। ठीक है, अब ये चतुष्क हमने यहां पे बना दिया, ये चारों परागकण चिपके हुए हैं। अब ये कौन सा चतुष्क है ये तुम हमें बता सकते हो। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सामने दिख रहा है कौन सा वाला है? समद्विपार्श्व। हमने एक एग्जांपल के लिए बना दिया, कोई सा भी ले लो तुम इसमें से। ठीक है, अब क्या हुआ, ये चारों परागकण आपस में चिपके हुए हैं। अब यहां पे मैं आपको 2 नाम ले रहा हूं, मतलब 2 नाम यहां पे लिखूंगा। उन दोनों नामों में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो मैं इसीलिए लिख दे रहा हूं जिससे कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए। नाम याद करें। पहला तो नाम है बेटा कैलोस। नाम क्या है? कैलोस। और दूसरा नाम है बेटा कैलेज। अब नाम समझो, पहला नाम क्या है? कैलोस, और दूसरा नाम क्या है? कैलेज। अभी अभी मैंने कहा था कंफ्यूज हो जाओगे, तो अब नहीं होगे, लेकिन अब समझो, ध्यान दो। जो चारों परागकण आपस में चिपके हुए हैं, वो किससे चिपके हुए हैं? उस रासायनिक पदार्थ का नाम क्या है? तो याद रखना, उस रासायनिक पदार्थ का नाम है कैलोस। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें कि किसी चतुष्क के अंदर जो चारों परागकण आपस में चिपके होते हैं, वो किससे चिपके होते हैं? तो वो चिपके होते हैं कैलोस नाम के रासायनिक आवरण की वजह से। क्लियर हो गई बात? अब दूसरी बात समझो। अभी मैंने आपको जब लघु बीजाणु जनन इससे पिछले वाले वीडियो में समझाया था, तो वहां पे मैंने एक नाम लिया था बेटा टैपीटम। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा बात। एक कोशिकाएं थी जिनका नाम क्या था? टैपीटम कोशिकाएं। और आप एक बात और याद करो कि एक टैपीटम कोशिकाएं जो थी, मैंने वहां पे आपको ये समझाया था कि ये कोशिकाएं पराग कणों को पोषण देती हैं। याद आया? ठीक है दोस्तों, अब मेरी बात समझना। यही टैपीटम कोशिकाएं क्या करेंगी कि ये एक एंजाइम छोड़ती हैं बेटा। क्या छोड़ती हैं? एक एंजाइम छोड़ती हैं। और उस एंजाइम का नाम क्या होता है बेटा? कैलेज। याद रखना। देखो, एक बात मैं आपको ट्रिक के तौर पे बता दूं, ट्रिक। ठीक है, 99% केसेस में, मोस्टली केसेस में, जितने भी एंजाइम होते हैं उसके लास्ट में एज लगा होता है। क्या लगा होगा? एज लगा होगा। देखो जरा, कैलेज यहां पे भी है, ऐसे एक होता है आइसोमरेज। ठीक है, एक होता है क्या नाम है, टोपो आइसोमरेज, एक होता है लाइगेज। तो मोस्टली आपको लास्ट में क्या नजर आएगा? एज नजर आएगा। अब देखते रहना। तो हुआ क्या कि जो चारों परागकण आपस में चिपके हुए थे, वो किसकी वजह से चिपके थे? कैलोस की वजह से। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि टैपीटम कोशिकाओं ने एक एंजाइम छोड़ा, और उस एंजाइम का नाम क्या था? कैलेज। और जैसे ही ये कैलेज एंजाइम इन चारों के ऊपर पहुंचा, वैसे ही क्या हुआ कि कैलोस वाला आवरण है जो है वो बिल्कुल समाप्त हो गया, और चारों परागकण कैसे हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। कितना अच्छा वर्ड है ये, मुक्त हो जाना। मुक्त मतलब बिल्कुल फ्री, घूम रहे हैं आराम से, जैसे तुम लोग घूमते होगे, है ना। अभी मत घूमना, अभी इंटरमीडिएट कर लो, उसके बाद खूब घूमने का मौका मिलेगा। बस एक अच्छी सी जॉब ले लो, बढ़िया सी, उसके बाद देखो लाइफ कितनी आनंद वाली होती है। तुम भी मुक्त हो जाओगे कामों से। ठीक है, हालांकि जिम्मेदारियों से तो कोई कभी मुक्त हो ही नहीं पाता, लेकिन वो जिम्मेदारियां भी तो एक आनंद। अगर आपको आपके काम से प्यार है तो याद रखना, आपका जीवन एकदम बिल्कुल फूलों की तरह हो जाता है। क्यों? अगर आपको आपका काम बोझ लग रहा है तो टेंशन में, अरे ये मुझे करना है, ये नौकरी मुझे करनी है। लेकिन सोचो, अगर नौकरी तुम्हारे मन की हुई और अगर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट मिलने लगा, तो सोचिए जरा आप कितने आगे जा सकते हैं। इसलिए अपनी जॉब को खेल की तरह लेना बेटा, ये मैं तुम्हें आज एक एडवाइस करता हूं। जैसे मैं टीचर हूं, तो मुझे टीचिंग करना इतना पसंद है कि अगर तुम मुझे रात में 12 बजे उठा के भी बोलो कि सर आप मुझे पढ़ा दीजिए, तो मैं बेटा उसके लिए भी तैयार हूं। समझ में आ रही बात?
तो इसलिए अपने प्रोफेशन से प्यार करना सीखो, तो लाइफ लाइफ नहीं खेल हो जाती है, ठीक है। और खेलना सबको पसंद है कि नहीं। पबजी है, याद आ गया, सब लोग खेलते हो, मुझे पता है, मोबाइल चलाते पबजी जरूर देखा होगा तुम लोगों ने। मत खेलना भैया, ध्यान दो अपनी पढ़ाई पे, ठीक है। या खेलना तो बाद में, समझो। फाइनल बात, फाइनल बात करते हैं। चारों परागकण चिपके किससे? कैलोस से। उसके बाद क्या हुआ? टैपीटम कोशिकाओं ने क्या किया? एंजाइम छोड़ा। एंजाइम का नाम क्या था? कैलेज। जैसे ही ये कैलेज एंजाइम इस कैलोस नाम की परत के ऊपर पहुंचा, वैसे ही क्या हुआ? ये वाली परत जो है कैलोस वाली, वो बिल्कुल समाप्त हो गई, खत्म हो गई, और चारों परागकण क्या हुआ भैया? मुक्त हो गए। अब क्या मुक्त हो गए? तो समझो, अब मुक्त हो गए परागकण। याद रखें बेटा, परागकण क्या हो चुके हैं? मुक्त हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चूंकि परागकण मुक्त हो चुका है, तो अब हमारा काम है आपको परागकण को पढ़ाना। क्यों? क्योंकि पेपर में लघु बीजाणु जनन लॉन्ग बना, तुमने कर लिया। उसके बाद प्रश्न बना कि चतुष्क क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, तुमने पढ़ लिया। और तुमने यह भी जान लिया कि कैसे चारों परागकण मुक्त हो जाते हैं। अब जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि परागकण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? परागकण की करेंगे। बहुत ध्यान से, जहां इतना साथ दिया वहां थोड़ा सा और सही। क्यों ना हम लोग आज पूरा नर के बारे में पढ़ लें, क्योंकि ये सब क्या चल रहा है, नर भाग है। अब समझो, अब बेटा सबसे पहले लिखा है परागकण। तो जैसा कि तुम जानते हो कि परागकण हमेशा कैसा होता है? एन टाइप का। चूंकि मैं कई बार वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं एन क्या होता है, 2n क्या होता है, ठीक है। तो परागकण कैसा होता है? एन प्रकार का। इसको हम लोग और क्या नाम देते हैं बेटा? अगुणित। क्या बोलते हैं? अगुणित बोलते हैं, ठीक है भाई। तो परागकण एन होता है, अगुणित होता है। और क्या होता है? ये होता है नर युग्मक। क्या होता है? नर युग्मक। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? तो परागकण कैसी संरचना है? एन प्रकार की है, अगुणित प्रकार की है, और क्या कहते हैं इसको हम लोग? नर युग्मक कहते हैं। देखो सुनो ध्यान से, एक सेकंड थोड़ा एक्स्ट्रा बोलूंगा। जिस तरह से हम इंसानों में या जानवरों में जो नर युग्मक होता है उसका नाम क्या है? शुक्राणु। इसी तरीके से जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें नर युग्मक कौन होता है? तो याद रखना परागकण होता है। अब परागकण को समझो। होता क्या है कि जो परागकण देखने में होगा बेटा, वो हमेशा इस तरीके से होता है। दो आवरण होते हैं परागकण के, ठीक है, याद रखना। इसमें जो सबसे ऊपर वाला आवरण होता है, ये वाला ऊपर वाले जो कवरिंग होती है, इसको बेटा हम लोग नाम देते हैं बाह्य आवरण। क्या बोलते हैं? बाह्य आवरण। और इसको एक नाम और देते हैं, या चोल। क्या कहते हैं? चोल। वो चोल मतलब होता है, असल में ऐसा है, चोल भी एक आवरण का ही पर्यायवाची है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ये लिख के आ जाता तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। तो जो बाहर वाला परत है, जो बाहर वाला आवरण है, उसको क्या बोलते हैं? बाह्य आवरण या बाह्य चोल, ठीक है। अब अंदर की बात कर लो, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? समझ गए होंगे आप लोग। अंतः आवरण या चोल। क्या बोलेंगे? अंतः आवरण या चोल, या अंतः चोल। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? ठीक है दोस्तों, तो ठीक है भाई। अब अगली बात करो। याद रखना कि इसका जो बाहर वाला आवरण होता है, बाह्य आवरण होता है, यह बना होता है, एक पदार्थ है बेटा, स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है? स्पोरोपोलेनिन। ये नाम मैंने फिर बोला, याद करें ये वाले नाम। क्या बोला? स्पोरोपोलेनिन। एक पदार्थ है, जो पदार्थ बेटा असल में है ये एक प्रकार का वसा। हालांकि मुझे इतने डीप नहीं जाना चाहिए, फिर भी आपको समझा दे रहा हूं कि स्पोरोपोलेनिन क्या है। तो ये एक प्रकार का वसा है, याद रखना तुम लोग, ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक प्रश्न बनता है परागकण के बारे में, मेरा फर्ज है आपको पूरी नॉलेज देना, तो सुनो। क्वेश्चन ये बनेगा कि परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। क्यों भाई? अगर आप परागकण को किसी जगह रख दो तो लंबे समय तक, मतलब महीनों तक, वो परागकण वैसा ही रखा रहेगा, खराब नहीं होगा। क्यों? इसका क्या रीजन है? तो याद रखना कि जो परागकण होता है, इसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन नामक वसा का आवरण होता है। क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन नाम की एक वसा का आवरण होता है। और इस फैट, जो फैट मतलब वसा ही होता है ना, तो इस आवरण की वजह से जो परागकण है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। ये इसका उत्तर है, ठीक है। फैट इतनी जल्दी खराब नहीं होता है। अब आगे आ जाओ। अब क्या हुआ? बाह्य आवरण तो किसका बना? स्पोरोपोलेनिन का, ठीक है भाई। और जो अंतः आवरण था बेटा, ये बना हुआ है, नाम याद करें, पेक्टोसेलुलोस। नाम याद करें, पेक्टोसेलुलोस,
ठीक है, पेक्टोसेलुलोस। ठीक है दोस्तों, यहां तक याद करो। अब ये क्या है, इसको आप कह सकते हो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है दोस्तों, खैर इतना डीप नहीं जाना। तो अंतः आवरण किस पदार्थ का बना हुआ है? पेक्टोसेलुलोस का। यहां तक समझ में आ गई। और जब हम लोग बाह्य आवरण और अंतः आवरण को एक साथ बोलते हैं, मतलब कहने का ये वाली जो चौड़ाई की बात कर रहा हूं मैं, मतलब बाह्य आवरण प्लस अंतः आवरण बराबर क्या होगा, तब याद करना तुम लोग, स्पोरोडर्म। तब हम लोग इसको क्या कहते हैं? स्पोरोडर्म। उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ में आ रही होगी। तो क्या बोला कि बाह्य आवरण प्लस अंतः आवरण, जब तुम इन दोनों की मोटाई की बात करोगे तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोडर्म। वैसे तो हम लोग नॉर्मल में क्या बोल रहे हैं? बाह्य आवरण, अंतः आवरण। अच्छा, अब एक बात और सुनो बड़े ध्यान से। होता क्या है कि ये जो बाहर वाला आवरण है बेटा, बाह्य आवरण, इसके ऊपर कुछ छेद होते हैं, कुछ छेद टाइप के, कुछ छिद्र होते हैं। ठीक है, पतले पतले छिद्र होते हैं, छेद। अब वो जो छिद्र हैं वो कितने हैं? तो याद रखना कि कम से कम तो होता है एक तो होगा ही होगा, और ज्यादा से ज्यादा वो छिद्र कितने तक हो सकते हैं? 3 तक हो सकते हैं। अब भाई छिद्र हैं, इसका क्या मतलब है भाई? तो जरा ध्यान देना बेटा। ऐसा होता है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एमिसी। नाम याद करें। देखिए, वीडियो लेक्चर लंबे हो जाते हैं मुझे पता है, लेकिन अब आप लोग बच्चे नहीं रहे, इंटर में हैं, साथ बने रहा करिए, बिल्कुल बोर मत हुआ करिए। जब आपको बोर होने लगो, जब तुम्हें लगे, वैसे ही वीडियो को पॉज करो, आराम से घर पे जाओ, पानी पियो, थोड़ी बहुत टीवी देख लो आके, फिर अपने मोबाइल की तरफ आ जाओ, फिर से काम करने लगो। और याद रखना कि अब ऐसा नहीं है कि रात को लेटे हुए हो और कान में हेडफोन लगा लिया और वीडियो देख रहे हो, और वीडियो बिल्कुल मोबाइल आंखों के पास लगा हुआ है। ये ना करें, क्योंकि अब क्या हो रहा है, जब ऑनलाइन पढ़ाई इतने ज़्यादा आगे बढ़ रही है तो बच्चों की आंखों में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसलिए मैं फिर आपको एक राय देना चाहूंगा कि मोबाइल को अपनी आंखों से कुछ दूर रखें। ठीक है, तो दूरी बनी रहेगी तो आंखें आपकी सेफ रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ें। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या बताया मैंने? एमिसी। अब इन एमिसी की क्या भूमिका है, तो समझो मेरी बात को। मैंने अभी अभी बोला कि ये जो पराग कण है, इसके ऊपर 1 से 3 छिद्र होते हैं, छेद होते हैं बेटा। इन्हीं छिद्रों से एक नली निकलती है, जिस नली को हम लोग कहते हैं पराग नली। क्या कहते हैं? पराग नली या पराग नलिका, कुछ भी कह लो। इस पराग नली की खोज किसने करी थी? तो आंसर क्या बनता है? एमएसी ने की थी। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये वाला ऑब्जेक्टिव आ चुका है कई बार। ठीक है, या 1 नंबर में आ जाता है। तो याद करो कि पराग नली की खोज किसने करी थी? एमएसी ने करी थी, याद रखना बेटा। अच्छा, एक बात अगली बढ़ो। देखो, मैंने फिर बोला समझ लो, नोट्स तो तुम्हें मिल ही जाने हैं। अब समझो अगली बात को। अब ये जो छेद थे, इनसे क्या निकलती? पराग। किसी भी छेद से निकल सकती है। अब ये पराग नली क्या होता है, क्या करती है, ये वाली बात आप लोग आगे वाले लेक्चर में अपने आप जान जाएंगे, जब हम तुम्हें दोहरा निषेचन पढ़ाएंगे। अब दोहरा निषेचन क्या होता है, उसके लिए भाई तुम्हें हमारे साथ बना रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो कुछ दिनों बाद आएगा टॉपिक। ठीक है, अब ध्यान देना। तो पराग नली की खोज किसने करी? एमएसी ने। और ये पराग नली निकलती कहां से? इन्हीं छिद्रों से। अब अंतिम बात करूंगा और फिर मैं वीडियो को एंड भी करूंगा। याद रखें, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि पौधे 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बेटा एक बीज पत्री, शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे। पहले कौन से होते हैं? एक बीज पत्री। और दूसरे वाले पौधे होते हैं बेटा द्विबीज पत्री। कौन से होते हैं? द्विबीज पत्री। तो ये 2 टाइप के पौधे हुए। अब समझो बिल्कुल ट्रिक इजीली। अगर एक बीज पत्री पौधा है, अगर तो बेटा उसके जो पराग कण पे कितने छिद्र होंगे? 1। अब ट्रिक बन गई। ट्रिक क्या बन गई कि अगर एक बीज पत्री है तो कितने छिद्र होंगे? 1। और बेटा समझ जाओ कि अगर द्विबीज पत्री है तो याद रखें वो छिद्र 2 से 3 तक हो सकते हैं। या तो 2 होंगे या फिर 3 हो जाएंगे। और किसी भी छिद्र से निकल सकती है बेटा पराग नलिका। देखो मान लो ये पराग कण है, तो इस तरीके से नली निकलती है, इस तरीके से आगे समझाएंगे आपको। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पराग नली बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसकी खोज किसने करी थी? एमएसी ने। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये पराग कण अब क्लियर हो गया होगा कंप्लीटली। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत कुछ जाना है। हमने जान लिया कि लघु बीजाणु जनन 1 नंबर लायक, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में आपने जान लिया है लघु बीजाणु जनन क्या होता है। उसके बाद चतुष्क के प्रकार जान लिए आपने। फिर आपने जाना कि कैसे परागकण मुक्त होता है, और जब परागकण मुक्त हुआ तो आपने परागकण को मुक्त होने पर पूरा उसको
पढ़ भी लिया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और अगर इसी तरह से वीडियोज आपको लगातार चाहिए तो हमें आपके प्रोत्साहन की जरूरत बहुत है। और अगर आप ये चीज YouTube पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऐप पर हैं तो हमें एक वीडियो पर लाइक तो बनता है। धन्यवाद दोस्तों।